नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सुबह 9:30 बजे की क्लास जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक जो है 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए गए हैं दोस्तों। इससे पहले का अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम 3 बजे का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है उसमें RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें RWA या फिर यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट हो या फिर किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो, अगर तीनों का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है टेस्ट वाला 223224, तो वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जाके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 शुरू करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन होता था? सबसे निचली श्रेणी का अधिकारी कौन होता था घुड़सवार सैनिक में? हम जो है हवलदार होता था, हजारी होता था, जुमलादार होता था या फिर नायक होता था? तो शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे निचले श्रेणी का जो अधिकारी होता था उसे हवलदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हवलदार कहा जाता था। और सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था उसे कहा जाता था हजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हजारी कहा जाता था। हवलदार और हजारी के बीच में जो है जुमलादार एक अधिकारी होता था। कौन होता था? जुमलादार अधिकारी होता था। हवलदार और हजारी के बीच में जुमलादार अधिकारी होता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? हजारी होता था। और सबसे छोटा हवलदार होता था। और दोनों के बीच में कौन होते थे? यह होता था जुमलादार। कौन है? जुमलादार होता था। ऑप्शन क्या होगा? हमसे पूछा गया था कि सबसे निचले श्रेणी का अधिकारी कौन होता है, तो सबसे निचले श्रेणी का अधिकारी हवलदार होता था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की है? पहली बात दोस्तों, यह पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम क्या है? अमुक्त माल्याद है। या फिर ऐसे दे दिया जाता है कि अमूल्य जो है अमुक्त माल्याद की रचना किसने की है? तो अमूल्य जो अमुक्त माल्याद की रचना किए हैं यह कृष्णदेव राय किए हैं। ठीक, यहाँ हो गया। अब यह पूछा गया कि किस भाषा में की गई थी यह रचना? संस्कृत में है, तमिल में है, तेलुगु में या फिर कन्नड़ में की गई है? तो बात करें दोस्तों, अमुक्त माल्याद की रचना जो है कृष्णदेव राय किए हैं और यह किस भाषा में किए हैं? तो तेलुगु भाषा में किए हैं। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में की गई है यह रचना अमुक्त माल्याद। बात करें दोस्तों, कृष्णदेव राय जो हैं तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। तेलुगु जो कृष्णदेव राय थे यह तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत के भी विद्वान थे दोस्तों। और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज भी रहा करते थे, जिसे 8 तेलुगु कवि भी कहा जाता था। ठीक, अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? किसके शासनकाल में थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज थे जो 8 तेलुगु कवि होते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, मिलान करना है। कुछ राजवंश दिए गए हैं और उनकी राजधानी के साथ मिलान करना है। कह रहा है कि प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। चोल की राजधानी की बात करें तो चोल की राजधानी थी तंजौर। और परमार की राजधानी की बात करें तो परमार की राजधानी थी धारा। सोलंकी की राजधानी थी अहिलावाड़ा थी, अनहिलावाड़ा थी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का चौथा होता है, दूसरे का पहला। पहले का चौथा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का चौथा लगभग सभी में दिया गया है और दूसरे का पहला जो है दोस्तों यह आपका ऑप्शन डी में दिया गया है।
इसमें पहले का चौथा, दूसरे का पहला, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न है, इसमें है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख मिलते हैं। कौन सा एक अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ सम्राट अशोक के नाम भी मिलते हैं। शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में, या मास्की के लेख में, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ सम्राट अशोक दोनों के नाम उल्लेख मिलते हैं, यह स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, इसमें पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद निम्नलिखित किसमें है उल्लेखित किया गया है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है किस उपनिषद में किया गया है दोस्तों? छंदोग उपनिषद में है, मुंडकोप उपनिषद में है, कंठोप उपनिषद में है, या फिर कैनोपनिषद में है। पहले बात करें दोस्तों कि उपनिषद किसे कहा जाता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद के अर्थ की बात करें दोस्तों तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना जो है उपनिषद कहलाता था। उपनिषद किसे कहा जाता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना जो है उसे उपनिषद कहते हैं। अब पूछा गया है कि नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया है। तो यह दोस्तों किया गया है आपका कंठोप उपनिषद में। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा होगा, कंठोप उपनिषद में किया गया है यम नचिकेता, और इसके साथ साथ दोस्तों ओम शब्द का भी उल्लेख किया गया है। यम और नचिकेता के साथ साथ ओम शब्द का भी उल्लेख कंठोपनिषद में किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे अंततः देश का विभाजन हो गया था, किस घटना के कारण जो है देश में जो है विभाजन कराया गया था दोस्तों, किस घटना को जो है दोष दिया गया है। वर्ष 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यह घटना थी, या फिर 1905 में बंगाल विभाजन का, या फिर गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था, या फिर विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण दिया गया था, इसलिए जो है देश का विभाजन हुआ है। तो देश का विभाजन जो हुआ है इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसकी बात करें दोस्तों तो इसका मुख्य कारण है 1909 में जो हुआ था। 1909 में आपका होता है दोस्तों मार्ले-मिंटो सुधार आया था। मार्ले-मिंटो सुधार जो है विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का जो है आरक्षण दे दिया गया था, इसलिए जो है मुसलमान जो है अपना एक अलग निर्वाचन क्षेत्र लिए, उसके बाद जो है देश का विभाजन कर दिए। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा था। प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले एक दिन महात्मा गांधी जो है कौन सा भाषण दिए थे, यह हमसे पूछा गया था। पहला है कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहे थे, या फिर दूसरा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा था, या फिर राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की संप्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा गया था। तो दोस्तों बात करें भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी एक दिन पहले जो है भाषण देते हैं, उसमें कहते हैं कि जो है सरकारी कर्मचारियों को जो है ना छेड़ें। इसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को ना छेड़ा जाए, और दूसरी बात कहते हैं कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। तीसरी बात महात्मा गांधी कहते हैं कि राजा महाराजा भारतीय जनता की संप्रभुसत्ता को स्वीकार करें। तो इसमें उन तीनों बातों में से एक बात कही गई कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की जो है प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को कहा था। तो यह बात जो है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन से एक दिन पहले कही गई थी। यही हमसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा जो है
कौन सी बातें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ से एक दिन पहले कही गई थी? तो इसमें कहा गया था कि महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले एक दिन जो है आंदोलन करते भाषण देते हैं, उसमें कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी को ना छेड़ा जाए। दूसरी बात कहते हैं सैनिक अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। तीसरी बात कहते हैं राजा महाराजा जो है भारतीय जनता की जो है प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। तो इनमें से कौन सी बातें कही गई थी? तो राजसी रियासतों के राजाओं को जो है अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिए कहे थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन तीसरा वाला सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में एक पार्टी का गठन किए थे, उस पार्टी का नाम क्या था, यह हमसे पूछा गया था। 1923 की बात करें दोस्तों तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास यह दोनों व्यक्ति जो हैं स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी में दिया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा जो है 1923 में गठित की गई थी स्वराज पार्टी। बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे CR दास थे। अध्यक्ष की बात करें तो CR दास थे। 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 9 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो है अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ से संगठित किया गया था? जो 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत था वह कहाँ से संगठित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में दोस्तों। तो 1904 में दोस्तों जो अभिनव भारत की शुरुआत की गई थी यह महाराष्ट्र से की गई थी। कहाँ से? महाराष्ट्र से। बात करें दोस्तों अभिनव भारत से पहले दोस्तों 1899 ईस्वी में इस संगठन का नाम जो था मित्र मेला नाम था। 1899 ईस्वी में जो है 1899 ईस्वी में अभिनव भारत का नाम जो था, अभिनव भारत का नाम जो था दोस्तों वह था मित्र मेला नाम था। मित्र मेला नाम था। और ठीक 1899 मित्र मेला नाम था। इसके बाद जो है 1904 ईस्वी में इसका नाम बदल कर जो है अभिनव भारत कर दिया गया था। मित्र मेला का नाम कब बदला गया था? तो 1904 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। और इसके संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? तो BD सावरकर थे। इसके संस्थापक कौन थे? BD सावरकर थे। BD सावरकर थे दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की है? कौन व्यक्ति हैं जो इनमें से भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे, या शिशिर कुमार बोस थे, या फिर मोतीलाल नेहरू, या डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी थे। पूछा गया है कि कौन व्यक्ति थे जो भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना किए हैं। तो राष्ट्रीय संघ की बात की जाए या भारतीय संघ की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस थे। कौन किए थे? जो भारतीय संघ की स्थापना और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना जो किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके साथ थे आनंद मोहन बोस थे। दोनों व्यक्ति जो हैं जो भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान जो है 6.5 सेंटीग्रेड दर से कम हो जाता है? 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर दोस्तों किस मंडल में जो है आपका 6.5 सेंटीग्रेड दर से कम हो जाता है तापमान? मध्य मंडल में, आयन मंडल में,
ओजोन मंडल में, या परवर्ती या फिर क्षोभ मंडल जिसे कहा जाता है। तो बात की जाए दोस्तों कि क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में दोस्तों 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसमें 6.5 सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। और बात करें जो मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में ही होती है। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। पर्वतों की उत्पत्ति का जो है रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जोली ने, या फिर होम्स ने, डेली ने, या फिर कोबर ने किया था। तो पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था दोस्तों जोली ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न 13 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। इनमें से कौन कौन खनिज जो है बिहार में मिलते हैं? कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, या फिर पेट्रोलियम मिलता है। तो बिहार में जो दोस्तों मिलता है इनमें से कोयला नहीं मिलता है, मैग्नीज नहीं मिलता है, पेट्रोलियम भी नहीं मिलता है, लोहा सिर्फ मिलता है बिहार राज्य में। ठीक, बिहार राज्य में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दूसरा केवल सही है। तो केवल ऑप्शन बी हमारा सही होता, बिहार राज्य में सिर्फ लोहा मिलता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर के, इसमें मिलान करना है दोस्तों। कुछ नगर दिए गए हैं और उनके साथ किस नदी के तट पर है यह हमको मिलान करना है। पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर है। गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर है। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद जो है सरयू नदी के तट पर है। कानपुर जो है, कानपुर की बात करें तो कानपुर यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल हमारा सही होगा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन से सही सुमेलित है, यह पूछा गया कि कौन जो है सही सुमेलित है। एशियाई विकास बैंक जो है यह आपका टोक्यो में है? नहीं दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की बात की जाए तो यह आपका दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। एशियाई प्रांत जो है, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, यह सिंगापुर में है। बिल्कुल बातें सही कही गई हैं। अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र संघ है इसके जो मुख्यालय है बैंकॉक में है, तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में नहीं है दोस्तों, बैंकॉक में नहीं है। इसके मुख्यालय की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों यह मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। और मनीला कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही था। तो एशियाई प्रशांत जो आर्थिक सहयोग का मुख्यालय है सिंगापुर में है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। अगले इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजन कहा जाता है। किस वर्ष को जो है भारत के जननांकी का विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 1901 को, 1921 को, 1951 को, या 1971 को कहा जाता है। किस वर्ष जो है भारत के जननांकी का विभाजन कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है आपका 1921 को। ठीक, 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, इसमें पूछा गया है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों शौच स्वच्छता है। कौन है? शौच स्वच्छता। ऑप्शन ए हमारा
बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम सामर्थ्य जो है समर्थन मूल्य का निर्धारक होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है दोस्तों क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, राज्य सरकार है, या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक जो होता है दोस्तों, यह आपका कृषि एवं जो है मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। इनमें से कौन सा उपागम जो है अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, या फिर सक्षमता उपागम, या फिर आय उपागम, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित जो है दोस्तों, यह आपका सक्षमता उपागम है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। जो है सक्षमता उपागम जो है यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर का पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए, या फिर बी ऑप्शन है राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, या फिर सी ऑप्शन है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, यह केंद्रीय करों में जो है राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए इसका कार्य किया जाता है। इसकी बात करें दोस्तों तो वित्त आयोग का जो है अनुच्छेद 280 में कहा गया है, अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग गठित करेगा। ठीक दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 280 में कहा गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। भारत में जो है चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। संविधान के प्रावधान है, संसदीय कानूनों द्वारा, या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, या राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा किया गया है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है दोस्तों संसदीय कानूनों द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानूनों द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 22 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे लिख सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र जो है किसे लिखते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को लिखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को लिखते हैं। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, और इसका मनोनयन भारत का प्रधानमंत्री करता है, या फिर बी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री और इसका मनोनयन भारत का राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन है गृह मंत्री और यह पदेन होता है, डी ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों यह आपका गृह मंत्री और यह पदेन होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होता है कि क्षेत्र जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं वह गृह मंत्री होते हैं और यह पदेन होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। कौन से नहीं है?
लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, या फिर एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, या अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, या फिर युवकों को रोजगार देना। तो डीपीएसपी में कौन शामिल नहीं है, इनमें से पूछा गया है। तो डीपीएसपी की बात करें दोस्तों, यह भाग 4 में बताया गया है, जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है। किस भाग में इसकी चर्चा है, तो भाग 4 में है इसकी चर्चा। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। बात करें यह किस संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात करें दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि डीपीएसपी में शामिल नहीं है, तो युवकों को रोजगार देना यह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। युवकों को रोजगार देना जो है यह डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ठीक दोस्तों, अगर बात करें डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में इसका चर्चा किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो 36 से 51 तक है। और किस संविधान से लिया गया है डीपीएसपी, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत आप संशोधन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद जो है 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, यह किससे होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से होती है, फफूंद से होती है, या फिर प्रोटोजोआ से होती है, या सूत्रकृमि से होती है। तो एथलीट की जो बीमारी होती है यह फफूंद से होती है। किससे होती है, फफूंद से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है दोस्तों, एड्रिनल है, या फिर थायराइड है, अग्नाशय है, या पिट्यूटरी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो दोस्तों पिट्यूटरी है। कौन है, पिट्यूटरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यह दोस्तों 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है, इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपका पूछा जा रहा है 28 नंबर का। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल है दोस्तों। किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल है, TNG, या फिर TNP, TNA, TNT। तो दोस्तों किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल बताया गया है, तो TNG जो होता है दोस्तों, TNG इसका नाम जो है इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है, जो है डायनामाइट में बनाने में काम आता है दोस्तों, बारूद बनाने में काम आता है TNG का। और यह जो है इस विस्फोटक की खोज जो है अल्फ्रेड नोबल ने 1886 ईस्वी में की थी। 1886 ईस्वी में की थी। कौन की व्यक्ति किए थे, तो इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इसे जो है नोबेल तेल भी कहा जाता है। किसे, TNG को जो है नोबेल तेल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 29 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों आपका कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण, अवरक्त किरण के कारण होता है, या फिर क्लोरीन के कारण होता है, या फिर उष्मा के कारण होता है, या पराबैंगनी किरण के कारण होता है। तो तैरने के तालाब में जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जो जल जाती है, यह दोस्तों क्लोरीन के कारण जल जाती है। ऑप्शन बी हमारा होता है, क्लोरीन के कारण जो है त्वचा जलती है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर का पूछा जा रहा है। कह रहा है कि केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है।
केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है दोस्तों, यह होता है 310। कितना होता है? 310। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है, हरिवंश राय बच्चन है, सुमिंद्रा नंदन पंत है। मधुशाला की बात की जाए दोस्तों तो मधुशाला के जो रचनाकार हैं यह आपके हैं हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन की 3 प्रमुख रचना है दोस्तों, वह बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक आपकी मधुशाला है, दूसरी मधुबाला है और तीसरा जो है मधुकलश है। सब तीनों यम से नाम है दोस्तों। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जो है हरिवंश राय बच्चन की तीनों कृतियां हैं। यह बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए दोस्तों। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब जो होता है दोस्तों, मामूली आदमी। क्या होता है? मामूली आदमी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 38 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का जो संधि होता है क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्याघात होता है, प्रतियाघात होता है, प्रतियाघात होता है या प्रति आघात होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, प्रति आघात का जो संधि विच्छेद होता है प्रत्याघात होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? संधि की बात की जाए दोस्तों तो इसमें यण संधि है, क्योंकि हमने बताया है कि यण स्वर संधि का अगर या रा ला वा से पहले कोई भी भिन्न व्यंजन आते हैं, अगर वह आधेय हैं तो वह जो है वहाँ यण संधि हमेशा होती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटि सुधारिए दोस्तों। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य के त्रुटियां सुधारना है। यद्यपि पहला ऑप्शन है, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। लेकिन लगा है, यह गलत होगा। यद्यपि वह बीमार था फिर भी मेला गया, यह भी हमारा गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि के साथ जो हमेशा दोस्तों तथापि लगता है। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, किंतु भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 39-40 नंबर का प्रश्न है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में कहा जाता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुतज्ञ भी कहा जाता है। जो कुछ ना जाना हो जाता हो, कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ भी कहा जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है। आगा खा जो गोल्ड कप है दोस्तों, यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 21 जून को, या फिर 29 अगस्त को, या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें दोस्तों, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को किसकी जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि हाल में
किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू किया है? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह आपका हरियाणा राज्य है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना जो होता है किसके कारण होते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, वैश्विक तापन के कारण, ओजोन रिक्तीकरण के कारण, या फिर आबादी बढ़ने से होता है? वनों की कमी जो है आबादी बढ़ने से होती है, नगरीकरण भी आबादी बढ़ने से होता है, प्रदूषण बढ़ता है, नगर जो है आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, यह हमसे पूछा गया है। जिनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है, बर्लिन में है? तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यह वियना में है। वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि पटाका जो है किस देश की मुद्रा है? पटाका की बात करें किस देश की मुद्रा है? पनामा की है, लाओस की है, मकाऊ की है, मैक्सिको की है? पटाका की बात की जाए दोस्तों तो यह मकाऊ की मुद्रा है। किसकी है? मकाऊ की मुद्रा है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का जो है आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसी राज्य के राज्यपाल का जो पद आधिकारिक होता है वह कितने वर्ष के लिए होता है? तो यह हमेशा 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है 5 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं सुमेलित किया गया है? बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। निशात बाग की बात करें यह जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला की बात की जाए तो यह दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा की बात की जाए तो इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो यह भी दिल्ली में ही स्थित है आपका। तो ऑप्शन कौन सा हमारा गलत होगा? ऑप्शन डी वाला गलत कहा गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला भी दिल्ली राज्य में, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं।